आप अपनी हॉबी बताइए। सर मेरा हॉबी कुकिंग है सर। कुकिंग है। जी सर। कुकिंग में एक प्रेशर कुकर आपने यूज किया होगा। जी सर। क्या यूज है इसका? सर ये क्या करता है कि बॉइलिंग पॉइंट को, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे डिक्रीज करता है प्रेशर ज़्यादा बना के। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना में भी कहा गया कि प्रेशर वाल्व की तरह कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका क्या मतलब? सॉरी सर। कांग्रेस की स्थापना जो है वो नहीं की, उस समय यही कहा गया कि सेफ्टी वॉल्व है ये। जी एक्चुअली बोला गया था कि ब्रिटिश की तरफ से बोला गया कि सेफ्टी वॉल्व की तरफ है, लेकिन वहाँ से लेकिन आगे चलकर जिस तरह से हमारे देश के जो भी हमारे राजनेता थे एवं हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस तरह से जुड़ते गए वो एक तरह से हमारे देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, और जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता हुई। सेफ्टी वॉल्व थोड़ी नहीं है। सेफ्टी वॉल्व नहीं बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हमारा एक मील का पत्थर था जो कि हमें आगे बढ़ाया और जो स्वतंत्रता प्राप्त करने में मुझे सहायता प्रदान की। महात्मा बुद्ध एक फिलोसफर थे। बुद्ध क्या कह रहे थे मध्यम मार्ग के लिए? सॉरी सर। बुद्ध की जो थ्योरी है मध्यम मार्ग की है, तो वो कैसे यूजफुल है? सर बुद्ध की मध्य मार्ग, सॉरी सर मैं बताएं। प्रशासन में कैसा मार्ग अपनाएंगे? सर एज ए मैं जब मैं प्रशासन में जाऊंगा तो सर मध्य मार्ग के साथ साथ मैं तटस्थ होकर भी मूल्यांकन करूंगा। दोनों लेना पड़ेगा वहाँ पे। जहाँ पे देखा जाएगा कि मुझे मध्य मार्ग लेना पड़े तो मध्य मार्ग लूँगा, और जहाँ पर मुझे तटस्थ होकर कड़ा संदेश देने की जरूरत पड़ेगा तो वहाँ पे कड़ा संदेश भी दूंगा। मध्यम मार्ग सर, तो यही तो पूछा ना। तो मध्य मार्ग कहने का मतलब है कि दोनों के बीच का एक सोल्यूशन, जैसे कि मान एग्जाम्पल चलते वहाँ से कि एक प्रशासनिक अधिकारी एक राजनेता के बीच में कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन उद्देश्य एक होते हैं। लेकिन हम उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए हम एक बीच का सोल्यूशन अपनाते हैं, जिससे कि वो जो हमारा उद्देश्य है कि लक्षित वर्गों तक योजनाओं को पहुँचाएँ उसे हम पा सकें। तो एक मीडियम मार्ग हम लोग, मध्यम मार्ग हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल लॉ को अमेंड किया है जी, कुछ जानकारी है? जी सर। हाँ सर, श्रम संहिता लागू किए लाया गया है, जिसमें से 44 श्रम कानूनों को समाहित करके 4 श्रम कानून में बदला गया है, जिसमें पहला है मजदूरी संहिता, फिर औद्योगिक शांति संहिता, औद्योगिक संबंध में है, फिर एक है स्वास्थ्य सुविधा के एक सामाजिक सुरक्षा। तो आपको क्या लगता है एक कानून होने से अच्छा है कि सारे कानून एक में कर दे, अलग अलग होना चाहिए? नहीं सर, जिस तरह से सरकार ने जो किया है कि 44 कानूनों को एक जगह से किया गया है, एक तरह से नियोजक के तरफ से भी सरकार और जो भी हमारे श्रमिक हैं तीनों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बहुत ऐसे कानून थे कि जो प्रबंधक था, प्रबंधक के श्रमिक को बता नहीं पाते थे, डिलीवर नहीं कर पाते थे अपने। अभी रिसेंटली एक इशू आया है लाभ जिहाद, जी लाभ जिहाद, उसमें भी यूपी गवर्नमेंट ने एक लॉ लेके आई है। तो आपको क्या लगता है कि नया कानून होना चाहिए लाभ जिहाद के लिए? आईपीसी में तो ऑलरेडी है, 360 365 ऑलरेडी है, इसके बारे में बात करता है, लेकिन भले ही वहाँ पे लाभ जिहाद कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चीज तो ये है। नहीं सर, लव जिहाद का परिभाषा कहीं हमारे वर्णित नहीं है, और लव जिहाद कहीं उनको जो वर्ड है कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए नया कानून बनना जरूरी है। उसका कानून जो बनाया गया है लव जिहाद पे नहीं बनाया गया है, बनाया गया है कि धर्मांतर नहीं हो, अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से या जबरन धर्मांतर न किया जाए किसी भी धर्म में, हिंदू या मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू या किसी अदर धर्म में धर्मांतर की, इसके रिगार्डिंग बनाया गया है। वहाँ पे धर्म कम 5 सेंट्रल गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर स्कीम बताइए जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा अभी तक, और 5 ऐसे बताइए कि अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल में मुख्य रूप से देखा जाए तो मनरेगा, दूसरा है उज्ज्वला योजना, फिर पीएम मुद्रा योजना, सौभाग्य योजना। बिहार में कोई ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट का कि जो सक्सेस नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सक्सेस लगभग सर जितना सरकार का उद्देश्य समावेशी विकास के लिए, समावेशी समाज के विकास के लिए। गरीबी क्यों है बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, उड़ीसा में, जो बीमारू स्टेट कहा जाता है,
क्यों है गरीबी इतना? जो सक्सेसफुल है, आपने कहा सारे सक्सेसफुल है। सर आपकी बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन वहाँ से यहाँ पे मुख्य समस्या ये है कि गरीबी हमारे देश की मुख्य समस्या ये है कि वहाँ के लोगों सरकार के द्वारा सारा इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, शिक्षा क्षेत्र, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, सब कुछ दिया जा रहा है, पीडीएस के माध्यम से अनाज दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन जन जागरूकता के माध्यम से वो अपने अधिकार के प्रति अवेयर नहीं होने से वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो एक तरह से सरकार जन जागरूकता के माध्यम से उसका उपाय कर रही है, और अभी जितने भी इस शासन के माध्यम से तो आपने डीएम बन गया आपका बिहार में, आपके अपना जगह में, जिला में, तो आपका 5 साल के लिए क्या आपका प्लान होगा, फ्यूचर प्लान क्या होगा? जी सर, मेरा सबसे पहला प्लानिंग होगा कि वहाँ जाकर सबसे पहले मैं वहाँ का जितने भी मेरे डाटा हैं उसको मैं का मूल्यांकन करूँगा कि किस क्षेत्र में किस स्तर की डाटा सारे नीचे हैं, नेशनल लेवल से नीचे है, मान लीजिए। सर तो मैं सबसे पहले देखूंगा सर कि उसमें सबसे पहले मैं देखूंगा कि उसमें सबसे पहले शिक्षा को देखूंगा। आप डीएमआरसी में हैं? जी सर। हेड कौन है वहाँ के? श्री मंगू सिंह है सर। मंगू सिंह, क्या खासियत है उनमें? सर ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कार्य के प्रति बहुत ही उत्तीर्ण पर्सन है, काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य करते हैं, अपनी निर्वहन करते हैं, और कोई भी कार्य को समय के साथ समय के अंदर में काम करने के लिए नहीं जाना जाता है। जैसे कि दिल्ली मेट्रो को 3rd फेज एंड 4th फेज का जो कार्य देखा जा रहा है, वो मुझे लगता है कि जो समय निर्धारित की गई है वो कम उससे पहले ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे पटना मेट्रो की बात की जाए, पटना मेट्रो का टारगेट 2024 तक है, तो मुझे लगता है उससे पहले भी, चाहे कोविड-19 का समस्या हो या अदर कोई भी समस्या हो, तो उसके माध्यम से भी वो पूरा करने में कंप्लीट करते हैं। रेलवे एम्प्लॉय प्राइवेटाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं? सर प्राइवेटाइजेशन का रेलवे का एम्प्लॉय मुख्य कारण यह है कि 1990 के बाद एलपीजी आई, उसके बाद देखा गया कि प्राइवेटाइजेशन से छंटनी की प्रक्रिया में ज़्यादा वृद्धि हुई और श्रम संगठन भी कमज़ोर हुआ, और इस कारण से श्रमिकों को, नियोजक के द्वारा श्रमिकों पर ज़्यादा शोषण किया गया, ज़्यादा काम लिया गया, कम वेतन दिया गया। इस कारण से वहाँ के एम्प्लॉइयों को लगता है कि निजीकरण होता है तो हमारा भी शोषण होगा और हमें भी नौकरी से निकाला जाएगा और हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी, तो इसलिए वहाँ पे आंदोलन है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते तो प्राइवेटाइजेशन तो होना चाहिए? नहीं सर, काम करने की बात नहीं है एक्चुअली, काम तो सब लोग करते हैं क्योंकि एक टीम वर्क है, टीम वर्क तरह कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार का उद्देश्य ये है कि जो भी सुविधाएं हैं जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय या किसी संगठन के कारण से, तो उन्हें सभी जनताओं को मुझे दिया जाए। आप किसके पक्ष में हैं? मैं सरकार के पक्ष में हूँ सर, प्राइवेटाइजेशन? जी, क्योंकि वहाँ से इसलिए पक्ष में हूँ क्योंकि सर एक सरकार का उद्देश्य होता है कि समावेशी विकास करना है, लक्षित वर्गों तक पहुँचना हर चीज़ समस्याओं को, और उनके लाभ को प्राप्त प्राइवेटाइजेशन से समावेशी विकास होगा? जी, कि समावेशी विकास होगा, और साथ साथ में लक्षित वर्गों तक जो चाहते हैं, क्लीनिंग में चाहते हैं, सफाई सुथरा चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि जितने बैंक हैं सबको प्राइवेटाइज कर दिया जाए? सर बैंक को मैं नहीं बोल सकता है, लेकिन जो हमारे जैसे कि अभी 12th नेशनल बैंक है, लेकिन उससे से और कम किया जाना चाहिए, 4 या 5 पे, जैसे सरकार की भी सोच भी है कि 4 या 5। अभी एक प्राइवेट जो ट्रेन थी वो बंद हो गई जी, उसको तो चलना चाहिए, तो फायदे में होती है। लेकिन सर उसका लॉस होने के मुख्य कारण यह है कि कोविड-19 के कारण से आवागमन में बाधित हुई है, इस कारण से उसे लॉस। बाकी ट्रेनों में तो भीड़ लगी हुई है, टिकट नहीं मिल रहा। बात समझ है सर, लेकिन सर उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और इस कारण से थोड़ा सा लॉस में जा रही है। लेकिन सर जैसे ही कोविड-19 की समस्या समाप्त होती है तो उसे तुरंत लाने का प्रयास करेगी रेलवे सरकार, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सक्सेसफुल करेगी। अब बाबर एक वर्ड यूज करे, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है? सर गवर्नमेंट और गवर्नेंस, शासन एवं सरकार। सर कन्फ्यूज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हैं और सरकारी नौकरी के लिए वो देने हैं जी। ऐसा क्यों? सर मैं एक प्रशासनिक सेवा के रूप में हूँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहकर उनके समस्याओं का समाधान करना है। क्यों नहीं ऐसा करे सरकार के अंचल का जितना काम है वो प्राइवेट को दे दे? जी सर। और अंचल अधिकारी की भर्ती न करे, जरूरत क्या है?
केवल एसडीएम की भर्ती करें और एसपी की भर्ती करें, डीएसपी की, बाकी सेल्स टैक्स और जितनी सरकारी सेवा है, एजुकेशन वगैरह, सब प्राइवेट को दे दें। सर मुख्य रूप से अंतर ये होता है महाशय कि जो प्राइवेटाइजेशन का जो भी प्रबंधन होते हैं उनका उद्देश्य पहला तो लाभ प्राप्त करना होता है। दूसरी बात यह है कि उनका उद्देश्य लोगों से कनेक्ट होने की बात नहीं होती। आपने तो कहा कि इससे समावेशी विकास होता है। जी होगा महाशय, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी का उद्देश्य होता है कि लक्षित वर्गों तक जनता से जुड़ के कार्य करें। उनका उद्देश्य होता है समाज, एक प्रशासक का होता है समावेशी समाज का विकास करना, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि डेवलपमेंट करना, उससे हम कुछ अन्न भी करें और सेवा भी दें। लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना प्राप्त करना नहीं होता है, अपने हम सुविधाओं को अपनी जनता को। एक बैंक अभी डिफॉल्ट हो गई, लक्ष्मी विलास बैंक। जी सर, नाम सुना होगा आपने? जी नाम सुना है सर। और उसको आरबीआई ने कंट्रोल नहीं किया और एक विदेशी बैंक को दे दिया, उसको सिंगापुर के डीवीएस बैंक को दे दिया। तो इस कदम को कैसे, आपको पता है ये न्यूज़? पता है सर, लेकिन कारण पता नहीं। क्यों नहीं एसबीआई को दे दिया? एसबीआई को दे देती सरकार। सर एसबीआई के पास ऐसे ही सर बहुत ज़्यादा मतलब एक नेशनल बैंक, हमारा अपना बैंक, तो बैंक के साथ कस्टमर भी है, कस्टमर के साथ कल्चर भी जुड़ा हुआ है ना। अगर उसको हम बाहर विदेशी बैंक को दे देते हैं जिसकी शाखा यहाँ है, तो या देसी बैंक को, किसको देना चाहिए? सर देसी बैंक को देना जाए ज़्यादा अच्छा होगा सर। लेकिन दिया गया विदेशी बैंक, कैसे देखते हैं आप? मुझे कारण पता नहीं है सर, मैं देख लूँगा। अभी बिहार सरकार में बदलाव हुआ, नई सरकार आ गई, इसको कैसे देखते हैं? सर नई सरकार आ गई या पुरानी ही है? पुरानी ही है, लेकिन स्वरूप बदल गया थोड़ा। स्वरूप क्या है कि छोटा भाई बड़ा भाई के जो नाता बोला जाता था सोशल मीडिया के माध्यम से, अब वो उल्टा हो गया है। तो उससे क्या होगा? उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि पहले भी बीजेपी और जदयू की बिल की सरकार चलाई गई, आज भी चलाई जाएगी, ऐसा कोई नया चेंजिंग नहीं आने वाला है। और इसमें कुछ नया ही होने वाला है। नया इसलिए होने वाला है कि जिस तरह से चुनाव प्रचार में विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव के माध्यम से 10 लाख रोजगार की बात की गई, औद्योगिक विकास की बात की गई, तो कहीं ना कहीं उसका आने वाला समय में उनको पूरा करने के लिए लोग, जो भी हमारी नई सरकार है, पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको ये चीज़ समस्याओं का समाधान न करना पड़े। आप अभी कई बार समावेशी विकास की बात की, 2014 में नचिकेत मौर्य समिति की रिपोर्ट आई जी, क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। नाबार्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हमारे किसान हैं या फिर हमारे सहकारी बैंक हैं, उनको सहायता प्रदान करना, किसी से संबंधित कार्यों के लिए उनको सहायता प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। ये सर सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करती है। सहकारी जो भी बैंक होती है उन लोग ग्रामीण स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे उनको ऋण प्रदान करती है। और जो आरबी जो बैंक होती है उन्हें वो जब ग्रामीण किसान को वो लोन प्रदान करती है आधुनिक उपकरण के लिए, खाद के लिए, कृषि के लिए संबंधित। आप ये बताएं कि जो आर्थिक सुधार 1991 का है जी, उसमें LPG, इसमें से जो G है ग्लोबलाइजेशन क्या है? सर ग्लोबलाइजेशन कहने का अर्थ ये है कि हम अपने उत्पादित वस्तुओं को एक भारत के मार्केट से उठाकर विश्व के कहीं भी मार्केट में हम बेच सकते हैं। यानी कि एक विश्व जो है हमारा एक बाजार के रूप में देखा जाएगा और वहाँ पे अपने वस्तुओं को हम इजीली एक्सेस पहुँचा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वहाँ की वस्तुओं को मैं अपने देश में लाकर अपने जहाँ कमी है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य यह है। WTO की परिभाषा क्या है? WTO की परिभाषा यह है कि कोई भी देश एक दूसरे से आप व्यापार करेंगे और उसमें मुक्त व्यापार की बात की गई है, चाहे कोई कुछ डिस्काउंट GSP की बात की गई है, जैसे अमेरिका के साथ में है, कोई MFN का बात की गई है। तो इस तरह से कोई दो देश या दो एक समूह इस तरह से समझौता करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकती है। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई और इसका क्या उद्देश्य? सॉरी सर, स्थापना तो नहीं बता सकता हूँ। उद्देश्य ये है कि ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान कृषि से संबंधित जो क्षेत्र थे, जैसे मत्स्य पालन, अंडा पालन, मुर्गी पालन,
और किसी संबंधित जो भी कार्य हो, तो उसको ऋण प्रदान करना और उसे आधुनिक उपकरण के लिए, उसमें ऋण जो दिया जाता था मुख्य रूप से आधुनिक उपकरण सीड्स के लिए या फिर संस्थान को डेवलप करने के लिए दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य यह था जिससे कि वहाँ का समावेशी विकास हो, लोगों को अपने आय को बढ़ाएं और देश की अर्थव्यवस्था का भाग में बने। वो नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? नीति आयोग का स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये है कि योजना आयोग के माध्यम से जो भी कार्यक्रम चलाई जाती थी उसे एक राजनीतिक लगाव से अलग हटाना, दबाव से, राजनीतिक दबाव से अलग करते हुए उसे अलग कर दिया गया और एक थिंक टैंक के रूप में ये सिर्फ अपना सोच देगी, अपना थॉट देगी सरकार को कि आपको ऐसा करना है। योजना आयोग था कि वो सरकार की योजनाओं पर, योजना जो भी है सरकार को बताती थी कि आपको ये काम करना है, बजट एलोकेशन में भी सपोर्ट करती थी, लेकिन ये सिर्फ थिंक टैंक क्यों है, मतलब ये सरकार को हर एक क्षेत्रों में आपको बताया जाएगा कि आपको इस तरह से कार्य करना है, ये समस्याएं हैं, इसका समस्या का समाधान ये है। आप ये बताइए कि अभी आप DMRC में हैं, इसके पहले आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, कब रुक जाएंगे? सर कहाँ पहुँच के रुक जाएंगे? सर ये मेरे अंतिम पड़ाव है सर, ये अंतिम पड़ाव, इसके बाद नहीं सर, इसके बाद सर फिर अब जनता सेवा मेरा लास्ट उद्देश्य है, जनता के बीच अपना काम करने का उद्देश्य। राजनीति में नहीं सर, राजनीति से मैं प्रशासनिक अधिकारी होकर मैं अपनी जनता के बीच में रहकर काम करूँगा। तो आपका तो परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ दिल्ली में। सर मेरी वाइफ का ऑफिस पटना में भी है, कोलकाता में है, रांची में भी है, तो इसलिए उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उनकी। आप हार्ड वर्किंग में बिलीव करते हैं कि फेड किस्मत में बिलीव करते हैं? सर मैं हार्ड वर्किंग विश्वास करता हूँ। तो हाथ में इतना अंगूठी क्यों होती है? सर ये मम्मी पापा का दिया हुआ है, तब उनको हम भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा सकता, इसलिए मैं पहन लिया। आखिर आप अपना देखेंगे या कितनी भावनाओं का ख्याल रखेंगे? सर हमारे माता पिता से घर के सम्माननीय हैं और उनका हर एक बातों को आदर करना चाहिए। माता पिता तो दुनिया में सबके होते हैं, अगर वो गलत तर्क देंगे तो कैसे नहीं, हम तथास्थ होकर कहीं ना कहीं सर ये इसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये, क्योंकि इसीलिए हमारे देश के इसरो के द्वारा एस्ट्रोसैट सैटेलाइट छोड़ी गई है कि उस सूर्य के को मूल्यांकन करे कि कौन सा प्लैनेट किस तरह में जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप बिलीव करते हैं किस्मत? हाँ, एक तरह से बिलीव करते भी हैं, लेकिन ज़्यादा इसका महत्व में मम्मी पापा का है। मम्मी पापा ने ये पहन लो बेटा, ठीक है पापा दे दीजिए, तो मैं उनकी आस्था को मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ क्योंकि हमारे सम्माननीय हैं और आदरणीय हैं, तो उनको मैं हमेशा सम्मान करूँगा, ये हमारे संस्कार का भाग है। मतलब आपके अपने भाव में नहीं है चिंता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे भाव में नहीं उतना है, लेकिन ज़्यादा भाव है मेरे माता। श्रद्धा और भक्ति में क्या डिफरेंस है? सर भक्ति श्रद्धा होता है सर कि कहीं भी किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। भक्ति होता है कि किसी भक्ति करने का उद्देश्य होता है कि मंदिर में करे या घर में करे, इसे होता है। और श्रद्धा होता है कि अपना एक भाव रखते हैं कि हाँ भाई ऐसा मेरे भगवान है, एक श्रद्धा है। लेकिन भक्ति होता है कि किसी फोटो के सामने करे या फिर फोटो के बिना के सामने भी करे, एक भगवान का एक इमेजिनेशन किया जाता है। इंडियन कल्चर में कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जिससे आप ज़्यादा प्रभावित? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में बताइए। क्यों? सर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बताइए। सर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इसलिए मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ कि वो हमारे देश की बिखरे हुए राज्यों को 562 रियासतों को एक समाहित किया, और जो उसमें हमारे पास संसाधनों की भी बहुत कमी थी और एक हमारा मैन पावर प्लानिंग की भी कमी थी क्योंकि हम बहुत बिखरे हुए थे, अंग्रेज़ों से टूटे हुए थे। तो उस समय स्थिति में अपने देशों को यूनाइट करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती थी उनके सामने। उन्होंने जिस तरह से किया वो काफ़ी अच्छा काम है। और ये भी देखा जाता है कि जो आज जो भी समस्या हमारे देश में है तो कहीं ना कहीं उनका एक निदान एक तरफ से हो गया है। नहीं तो आज अगर बिखरा होता तो हम हमेशा हमारे देश में लड़ाई होती रहती, हर एक स्टेट बोलता कि मुझे इंडिपेंडेंट मैं कंट्री बनूंगा, तो कहीं ना कहीं उसका योगदान है। और दूसरा यह है कि उनको किसानों के प्रति उनका बहुत बड़ा झुकाव था। उनका जो जीवन का जो शुरुआती जो दौर था तो किसान आंदोलन से हुआ था, अहमदाबाद इंडस्ट्री से। तो इस तरह से देखा जाता है। RCEP क्या है, इससे भारत में दूरी क्यों है?
सर RCEP सर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन रीजनल इकोनॉमिकल कॉम्प्रिहेंशन पार्टनरशिप है, जो कि विभिन्न देश साथ खासकर दक्षिण पूर्व एशिया कुल जो भी देश हैं जैसे चाइना, जापान, वियतनाम, जितने भी देश हैं, तो वो सब लोग मिल करके एक अपना व्यापार का एक मुक्त व्यापार का एक उद्देश्य को लेकर चले हैं, जिस कारण से भारत अलग होने का मुख्य कारण ये है कि हमारे देश में जो किसान एग्रीकल्चर उत्पादन करते हैं उनका कॉस्ट बहुत कम है, उनकी लागत बहुत कम है, ठीक है, सॉरी लागत बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर न्यूजीलैंड से डेयरी प्रोडक्ट, ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट या किसी प्रोडक्ट हमारे देश में आता है तो हमारे किसानों को नुकसान होगा, तो इसलिए हमारा जो किसान है वो क्षति विक्षत हो जाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ने लगेगी, इसी कारण से उसको मना किया गया है। और दूसरा कारण ये भी बोला जाता है कि चीन अपने सामानों को डंपिंग बनाना स्टार्ट कर देगा, जिस कारण से भी मुझे ये संभावना ज़्यादा बोलती है। ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके कुछ संकेत होते हैं? डिग्लोबलाइजेशन अभी जैसे सर कि अमेरिका के माध्यम से और बहुत से संरक्षण प्रोटेक्शनिज्म की बात की जा रही है। जैसे ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि हमारा पूरा देश एक पूरा विश्व हमारा एक मार्केट है, लेकिन जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से संरक्षण की बात की जा रही है कि हम अपने देशों को संरक्षण प्रदान करेंगे। अभी कोविड-19 के कारण से हर एक देश कर रहा है, ऐसा नहीं कि अमेरिका ही, भारत भी कर रहे हैं, हर लोग के कि अपने अपने लोग कोविड-19 से फुर्सत, तो इस कारण से कहीं ना कहीं ये बिखरते जा रहे हैं, ये ग्लोबल मार्केट की तरह होने की जगह पे एक अकेलापन पे फील होते जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि डिग्लोबलाइजेशन के कारण ही प्राइम संकट आया, इससे आप सहमत हैं? कब आया था प्राइम संकट? सॉरी सर, मुझे याद नहीं है सर। आपने पटेल जी का नाम लिया और उनके कृषि में योगदान को भी देखा। हाँ जी संबल में, कृषि में नहीं संबल में सर जी, इंडस्ट्री के जो संबल होते हैं उसमें। कल कृषक लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं, बंद है, ये क्यों कर रहे हैं? तो क्यों नहीं समझ रहे हैं मोदी जी की बात? बहुत सरल बात को उनके फायदे के लिए है, तो क्यों नहीं समझ पा रहे? सर भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून पारित किए गए, जिसमें से मुख्य रूप से विरोध APMC जो मंडी है उनका शंका ये है कि APMC मंडी को समाप्त, सरकार के उद्देश्य है कि समाप्त कर देंगे, लेकिन सरकार का बार बार कहना है कि APMC मंडी नहीं चलेगी, नहीं बंद होगी। उन लोगों का कहना है कि आप निजीकरण क्यों जा रहे हैं, जिस कारण के निजीकरण में अगर मंडी बनना शुरू हो जाता है तो समान सरकारी, इतनी सरल बात उनके पार्टनर भी छोड़ के चले गए जी। एक्चुअली सर कहानी क्या है कि सर पंजाब जो है, पंजाब हरियाणा में मंडियों की संख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पे है कंपेरिजन टू दी अदर स्टेट। बिहार में तो बहुत न बराबर है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। किसान तो मात्र एक ही करते हैं कि MSP को कानूनी दर्जा दे दीजिए, और कोई लंबे चौड़ी बात तो करते नहीं। सर MSP की बात तो है, लेकिन सरकार बोल रही है कि MSP हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं, MSP मेंटेन रहेगा, लेकिन फिर भी विपक्षी के माध्यम से ऐसा बोला जा रहा है कि MSP ख़त्म करने के कगार पे है सरकार, क्योंकि इसी बात पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन सर पटेल जी की इतनी बड़ी मूर्ति को कैसे देख रहे हैं आप? भारत में मूर्ति बने या विश्वविद्यालय बने, क्या बने? सर एक मूर्ति का सर एक सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे देश की जनताओं के ऊपर, और इतना ही नहीं, एक वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो इसका भी बड़ा प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव देखिए सांस्कृतिक रूप में देखा जाए कि हमें एक आने वाले जनरेशन को या वर्तमान के जनरेशन को ये 6 वर्षों में कोई एक विश्वविद्यालय जो बना है उसका नाम बताइए। सॉरी सर, कोई स्कूल बना हो उसका नाम बताइए। ऐसा तो सर स्कूल तो सर बहुत सारे अपने स्टेट लेवल बनाए जा रहे हैं। तो JNU का नाम बदल के विवेकानंद के नाम पर किया जाना चाहिए। सर इस बात में सहमत हूँ सर। आपने 18 बार आपको कैश अवार्ड मिला है जी सर। क्या जॉब में क्या आपने स्पेशल क्या किया है इसके लिए? 3 टाइम्स सर मुख्य रूप से मुझे 3 टाइम्स मिला था लिफ्ट रेस्क्यू में लाइफ बचाने के लिए। 2 बार मिला था मुझे फायर, आग लग गई थी तो उसमें स्टाफ को बचाने के लिए और इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए दिया गया था मुझे। और 5 बार मुझे मिला था फॉरेन एम्बेसी के माध्यम से, जो फॉरेनर को मैं सेवा दिया था और वो उनके फीडबैक पे मिला था फॉरेन एम्बेसी के माध्यम से। और
और सब फिर इस तरह से क्लाउड मैनेजमेंट में इस तरह से मिला गया था मुझे। आप लीडर कैसे देखना चाहते हैं आज 21st सेंचुरी में? गांधी जी जैसा लीडर चाहिए क्या? पटेल हो, नेताजी सुभाष हो, इनकी तरह लीडर चाहिए? सर हमारे देश में सभी को ज़रूरत है, क्योंकि सर एक वैश्विक लेवल पे मुझे कंप्लीट करने के लिए, मध्यम मार्ग अपनाने के लिए, अगर मैं कहीं टाइट होता हूँ तो उसे नॉर्मल करने के लिए एक मध्यम मार्ग भी हो, शांति भी हो और एक टाइट भी हो, सबको चाहिए मुझे। ठीक, ओके, थैंक यू सर। प्रदीप जी बताइए। जी सर। अच्छा है आपका, अच्छा है। आप, मुझे जो लगता है कि आप इंटरव्यू का फोकस DMRC पे ले जाइए तो आपका हो जाएगा। जी सर। हाँ, फायदा होगा। वहाँ ले जाइएगा तो वहाँ आपकी जानकारी भी है, जी वहाँ आपको प्राइज भी मिले हैं, आपने काम भी किया है। जी तो एक तो ये ले जाइए इंटरव्यू बोर्ड को। दूसरी बात, ये अंगूठी वगैरह इतना मत रखिए, उसमें तो आ जाएगा सब, गलत हो जाएगा। नहीं ना, नहीं ग्लव्स से जैसे मान लीजिए निकाल के आप पॉकेट में डाल लिया तो उतर ये हाथ से निकल नहीं सकते। तो गलत हाथ से निकल नहीं सकते। एक हाथ तो चल जाए तो बहुत सारा है। ऐसे करे बना तो फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन एक है तो फिर हम लोग एक कहीं पे लगा दिया है, लेकिन अगर चार ऐसे करने से ग्लव्स पहनने पर सर पता नहीं चला। ब्लू कलर ग्लव्स आता है पता ना? नहीं चलना और चाहिए। दूसरा, अगर ये सवाल हो जाए ना तो आप कहिए कि वैसे तो वहां से हम तर्क पे विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन चूंकि पिताजी की इच्छा थी तो मैंने इसको धारण कर लिया। ये आंसर जो था ठीक ही दिया। हाँ। आंसर जो इच्छा का सम्मान करते हुए ये, बाकी तो ठीक ही है, आपका जानकारी है ही। बताइए सर। नहीं, सब कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट भी ठीक है, साइकोलॉजी भी ठीक लगा, जी। और कांटेक्ट, आई कांटेक्ट। पटेल जी का नाम लिया जाए तो गांधी जी का भी नाम ले लीजिए, है ना? गांधी जी का भी योगदान है, गांधी लेकिन राष्ट्र एक्चुअली पटेल सर, जी का जो है एक्चुअली क्या है ना सर, मैं 10th में पटेल है तो एक्चुअली कोई अगर गलती से कोई तो नाम वहाँ पता नहीं चलेगा। तो महात्मा गांधी बना लेते हैं सर। बनाना नहीं आपको, नहीं तो आंसर पटेल जी को ही रखिए, रखिए। लेकिन जब मान लीजिए एक ही समय के, है ना, तो दोनों का नाम बोल दीजिए। और दोनों का, लेकिन उसमें कहिए कि जो 562 रियासतें हैं उनका जो एकीकरण हुआ, ये कदम हमको बहुत अच्छा लगा, जी। है ना? तो ये कहिए। बाकी प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा पक्ष लेंगे, जा रहे हैं सरकारी में, कंट्राडिक्टरी, उधर थोड़ा सा पसीने, ये कंट्राडिक्टरी स्टेट, मतलब स्टेट है, दोनों का एक संतुलन बेहतर होता है ना? हर चीज प्राइवेटाइज भी नहीं कर सकते, EPP मॉडल तो इसीलिए बनाया गया था ना, है ना? हाँ, तो जहाँ कुछ है, जैसे ये जो तेजस बंद हुई ट्रेन, तो उसमें प्राइस फैक्टर है, सुविधाएं कम है, जी। प्राइस आप ज्यादा ले रहे हैं और सुविधा कम दे रहे हैं, तो जो जाता है उस ट्रेन में तो उसको लगता है कि हमको सुविधा भी ज्यादा मिले, प्राइस हम ज्यादा दे रहे हैं। सही बात है। तो इसमें अगर डिफरेंस है तो इसलिए पब्लिक वहां नहीं जा पा रही, क्योंकि वैसे क्लास के लोग हैं लेकिन उनको तो वैसा सुविधा भी तो दीजिएगा, सुविधा चाहिए भी, है ना? प्राइस ज्यादा ले रहे हैं तो बंद हो गई। तो ठीक है, कब है? तो अभी है समय, अच्छा है। हम लोग चाहेंगे कि आप बिहार में थैंक यू सर।